जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। बहुत सारे छात्र जो हैं आशंकित हैं कि क्या होने वाला है प्रतियोगी परीक्षाओं का, जैसे कि सीजीपीएससी की परीक्षा है या व्यापम की परीक्षाएँ होती हैं, या आप बात कर लीजिए सबसे ज़्यादा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा। ये सारी परीक्षाओं की तिथि क्या हो रही है, आगे-पीछे होते जा रही है, पोस्टपोन्ड होते जा रही है। इस बीच में अगर देखेंगे, सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है 26 नवंबर को। परीक्षा की तिथि दे दी जाती है कि 12 फरवरी को आपका पेपर होगा। बट जो सीटें आई हैं 179, जो पोस्ट आए हैं, इन 179 पोस्ट में कितना कैटेगरी वाइज बांटा गया है, इन सारी चीजों की जानकारी नहीं दी गई है। अब इसी में आता है आरक्षण विवाद। 76% छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान स्थिति में आरक्षण करने की बात की जा रही है। विधानसभा द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था, पारित हो चुका था ये, बट राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए फंसा हुआ है। अब यहाँ पर राज्यपाल जो है हस्ताक्षर करने में थोड़ा लेट लगा रही है या हस्ताक्षर करने से मना कर रही है। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पूरा आरक्षण मुद्दा है क्या, किस प्रकार से संविधान में प्रावधान है इसके, इसके अतिरिक्त क्या हमारे ऊपर या आप लोगों के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, मतलब जो सामान्य तौर पर प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं वो, या फिर बात करेंगे बाकी लोग भी, इन सब पर क्या इससे फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसपे कवर अप हो। वैसे बाय द वे, आज की खबरों को अगर आप देखेंगे, दो अलग अलग पेपर में आपको दो अलग अलग प्रकार की खबरें दिखेंगी जो राजनीति से जुड़ी हुई है इसमें। जैसे पहला आपका मुख्यमंत्री के द्वारा आरोप लगाया जाता है, भाजपा के दबाव से आरक्षण विधेयक जो है लंबित किया जा रहा है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं स्क्रीन में, ये वाला है। जनरली क्या है, आप सभी को पता होगा, राज्यपाल जो है मेन जो केंद्र में जिनकी सरकार रहती है जनरली उसी दल के बनते हैं। तो जैसे अभी अनुसुईया उइके मैडम है, वो आप देखेंगे बीजेपी पार्टी की तरफ से यहाँ पर आई है, मतलब वो बीजेपी पार्टी की तरफ से रहते हैं। पर बात जब करते हैं हम लोग राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, ऐसा बोला जाता है कि वो लोग दलगत राजनीति नहीं करते हैं। फिर भी एक चीज है, तो भूपेश बघेल जी का ऐसा कहना है कि भाजपा दबाव डाल रही है बिल पारित ना हो, जबकि आपके राज्यपाल ने आज सीधा सीधा बोला है कि मैं इसलिए सिग्नेचर नहीं कर रही हूं क्योंकि मेरे पास 10 आपत्तियां हैं। तो इन 10 आपत्तियों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आखिरी में, और इन्हीं में आपका पूरा चीज अटकेगा। इन्हीं में से आपको समझना है कि जो 10 पॉइंट है या जो 10 फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं आरक्षण को, यहाँ पर 76% हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर होता है तो कोर्ट में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दलगत राजनीति से हट के आपने को सोचना है संविधान के हिसाब से, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसा ही है जीएसटी के जैसे है। आप समझ सकते हो, जैसे जीएसटी था, दोनों सरकार लाना चाहती थी, कांग्रेस की भी बीजेपी की भी। कांग्रेस नहीं ले पाई थी, बीजेपी ले आई, तो अब उसकी बुराई करते हैं। जब शुरुआत में कांग्रेस ला रही थी तब बीजेपी बोल रही थी बेकार है। तो दोनों तरफ से ये चीज चलते रहती है। तो ऐसे ही आरक्षण में रहेगा, सब चाहेंगे कि हम करें और बाकी लोग बुराई करेंगे। तो अभी यदि इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, पूरा एक हम लोग करते हैं, एक तरीके से वापस आते हैं। केस आता है 19 तारीख का, आप जाएंगे सितंबर में। आपका क्या होता है, जो हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, 50% आरक्षण जो है इसको कर देता है, बोलता है 58% वाला जो आरक्षण है वो असंवैधानिक हो जाता है। तो क्या था, ध्यानिएगा। तो आपकी पूर्ववर्ती सरकार, मतलब इसके पहले जो रमन सिंह की सरकार थी, वो 2012 में आरक्षण की सीमा को छत्तीसगढ़ राज्य में 50% से बढ़ाकर 58% कर दी थी। अब इसके ऊपर केस चल रहा था कि क्या ये 8% जो बढ़ा है, 50% से 8% जो एक्स्ट्रा हुआ है, क्या ये संविधान में सही है या संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुरूप है या नहीं है। तो जब आप बात करते हैं, तो साल 2012 में आरक्षण की सीमा जब बढ़ाई गई थी, उसके लेकर केस होता है। कौन करा था, तो गुरु घासीदास साहित्य समिति के डॉक्टर पंकज साहू सहित अन्य लोगों ने किया था, चुनौती दी थी। 10 साल तक केस चला है। आप सोच लीजिए हाई कोर्ट को ये सारी चीजों को समझने में कितना टाइम लगता है। 19 सितंबर 2022 हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया आपका कि जो आरक्षण 50% से 58% किया गया था वो सही नहीं है, असंवैधानिक है। मतलब जो 8% बढ़ाए थे वो संविधान के अनुरूप नहीं था, तो आपको वापस 50% की यथास्थिति रखनी पड़ेगी। यहाँ पर हाई कोर्ट के जज का नाम आप देख सकते हैं, पीपी साहू रहेंगे और भी रहेंगे। मेन चीजें क्या है अपने को ध्यान देखना है, 19 सितंबर 2022, इसके पहले आपका 58% था। 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने ये चीज रद्द कर दी, बोला कि आपको क्या करना है, आरक्षण 50% रखना है। ध्यान रखिएगा, हम लोग एक केस को भी समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी कई लोगों ने उसको कवर अप किया होगा या प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ते तो पता होगा। इंदिरा साहनी केस क्या बताता है उसमें, कि आरक्षण आप किसी भी आधार पर दे दीजिए, किसी मतलब जातिगत अगर आप आरक्षण देते हैं, तो 50% से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। 50% से यदि आपको 51% करना है, मतलब यदि 1% भी उसके ऊपर बढ़ाना है, सपोज आप बढ़ाना चाहते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, तो आपको एक
एक आंकड़ा ऐसा पेश करना पड़ेगा कि वो 1% मतलब 1% अतिरिक्त बढ़ाने के लिए कि सच में उनके पास उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसी आवश्यकताएँ हैं जिनके बात कर रहे हैं। सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल आपको दिखेगा तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वहाँ बढ़ा है क्योंकि वहाँ आवश्यकता है। तो यदि सरकार ऐसा डाटा पेश कर देती है कि मैंने जो आरक्षण बढ़ाया है, वो ज़रूरी था बढ़ाना, तब वो चीज़ें लीगल होंगी, फ़ीज़िबल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो जो 2012 वाला केस रहता है, उसमें जो सरकार है पेश नहीं कर पाती आंकड़े कि 8% जो बढ़ा है वो सही था, तो इसको क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। सिमिलर ओबीसी का जब 27% बढ़ा था, फिर जब हाई कोर्ट में केस गया था, तो सरकार ने जो है, हमारी भूपेश बघेल सरकार ने, वो ओबीसी के आंकड़े नहीं पेश कर पाए थे कि पिछड़े हैं, तो उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 19 सितंबर 2022 की स्थिति हो गई। हाई कोर्ट ने बोला कि आपको वापस 50% पे जाना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट आदेश देता है हमारी राज्य सरकार को कि आप 50% के रोस्टर के हिसाब से आप आरक्षण की सीमा दोबारा तय करिए और काम करिए। अब यहाँ पर आ जाती है हमारी राज्यपाल। राज्यपाल क्या बोलती है कि आप जो भी आरक्षण बिल लेकर आओगे, उसको मैं तुरंत सिग्नेचर करके दूंगी, क्योंकि सपोज था एसटी का आरक्षण इस पे कुछ कम हुआ था, तो आप बढ़ा के लेके आइए, मैं करके दूंगी। अब इसके बाद सरकार, क्योंकि मेजोरिटी में है, 70 के ऊपर आपको सीटें देखने को मिलेंगी, एक बिल लेकर आती है अमूल चूल जल्दी से, और वो बिल पारित होता है जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण का जो है प्रस्ताव दिया जाता है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 32% आरक्षण था, अनुसूचित जाति के लिए 13% था, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% था। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो आपका दिखेगा ईडब्ल्यूएस के लिए 4% था। तो ये एक आरक्षण का बिल पास करके लेके आई सरकार। अब टोटल ओवरऑल क्या हो रहा है समझिएगा, यहाँ पर पूरा केस फंसेगा। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला है कि तुम 50% के रोस्टर पर लेके आओ आरक्षण, और सरकार ने क्या किया है, आपका 76% पे लेके आया है। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत काम कर रही है, हाई कोर्ट के आदेश से ऊपर जा रही है। राज्यपाल की भी जब बात आती है तो राज्यपाल यही बोलती है कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप जो भी लेके आओ हम पास करेंगे, बट वो 50% सीमा के अंतर्गत हो, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली न्यायपालिका ही है जो संविधान का आपको क्या बताती है, किस प्रकार से व्याख्या की गई है। अब जब बात आती है संविधान की व्याख्या की, तो आरक्षण का प्रावधान कहाँ है, इसको भी अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आर्टिकल 16 आपको दिखता है, लोक नियोजन में अवसरों की समता। आर्टिकल 16 बताता है कि जो भी लोक नियोजन होंगे उसमें अवसरों की समता। तो इसमें आर्टिकल 16 का 4 और 16 का 6, ये दो आरक्षण के प्रावधान करता है। जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनको 16 के 4 के तहत आरक्षण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अलग अलग तरीके से बाद में और संशोधन होकर जोड़ा गया है, आपका इंदिरा साहनी वाद के पश्चात भी। बाकी 16 का 6 2019 में आता है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की बात की जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जब ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात आती है तो सरकार ये बोलती है कि ईडब्ल्यूएस को हम लोग जो भी 10% या 4% देते हैं, वो उस 50% के अतिरिक्त रहता है, मतलब उसको हम लोग नहीं गिनते 50% वाले अकाउंट में। अब यही चीजों पे अगर बात आएगी तो लोक नियोजन में अवसरों की समता आ गई। अब आरक्षण कितना मिलना चाहिए, मेन ये है ना कि जनसंख्या के अनुरूप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए एक आयोग बैठा था कि देश में एक्चुअल में कितनी पिछड़ी जनजातियां हैं, इनके हिसाब से आप समझिए। तो इसके लिए आता है आपका मंडल कमीशन, मंडल कमीशन बोल दीजिए, या दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में आता है बीपी मंडल की अध्यक्षता में। तो इन्होंने जब अपना काम किया तो इन्होंने क्या बताया था कि देश में कुल 3743 जनजातियां, सॉरी जनजाति नहीं, 3743 जातियां हैं जो पिछड़ी हैं, ओबीसी हैं, जिसमें आपको अनुसूचित जनजाति शामिल नहीं है, एसटी और एससी जो है आपका इसमें शामिल नहीं रहती। उसके बाद भी 3743 जनजातियां जातियां ऐसी हैं आपका जो पिछड़ी हुई में आती है, अतिरिक्त पिछड़ी में आती हैं, जो देश के अगर देखोगे पॉपुलेशन का 52% थी। इसके तहत आपको जो है ओबीसी को कुल आपको 27% आरक्षण देना चाहिए। जब भी बात आती है आरक्षण विवाद की, लोगों को बांटा जाता है। कई लोग बोलेंगे राजनीतिक गतिविधियों में कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को क्यों नहीं मानते। मंडल कमीशन ने केंद्र के लिए रिपोर्ट दिया था और एग्जैक्ट लिखा था कि किसी भी तरीके से एसटी एससी और ओबीसी का आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि आप ओबीसी को 27% दोगे तो बाकी का तो कम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे फंसती है। अल्टीमेटली इनकी दो आपको याद रखना है प्रायोरिटी, या दो सिफारिशें जो थी, ओबीसी को मिलाकर 27% करिए, पर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीजों में होता है, उस समय की राजनीतिक गतिविधियों की बात वगैरह होती है। आगे जाते हैं हम लोग मेन चीजें, इंदिरा साहनी केस। अभी तक हम लोग क्या क्या चीजें समझे, इसको एक बार वापस हाईलाइटेड कर देता हूँ, पॉइंट बिगड़े ना, ताकि
19 तारीख को हाई कोर्ट का डिसीजन आया 19 सितंबर को कि 50% आप आरक्षण करिए। अब 19 तारीख को जो आया है, सरकार के पास अब ये काम है कि 50% का आरक्षण करके चलना है। अगर 50% से 1% भी बढ़ाना है, सपोज वो किसी भी कैटेगरी को 1% पे अतिरिक्त देना चाहती है, तो सरकार को ये बताना पड़ेगा कि वो 1% देने के लिए पर्याप्त प्रावधान या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, है ना? मतलब पर्टिकुलरली मान के चलिए, अगर अनुसूचित जाति को देती है 14% कर दी मान लीजिए बढ़ाकर, तो वो 1% जो बढ़ाती है, हाँ प्रतिनिधित्व नहीं है, इसके कारण हम इनको डाल रहे हैं। बाकी मंडल कमीशन हम लोग देख लिए, संविधान के प्रावधान देख लिए। वापस आते हैं, जब मंडल कमीशन के बाद आती है इंदिरा साहनी, इसके बारे में सभी लोगों ने बता दिया होगा, हम लोग शॉर्ट में करके चलते हैं। 50 जाति भर्ती का सिद्धांत रहता है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें डिसीजन आते हैं, उसमें सबसे पहला बोलता है आरक्षण की व्यवस्था समानता विरोधी नहीं है, मतलब आरक्षण हो सकता है। और कई डिसीजंस में ये भी आया है कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है, वो अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देते हैं, बट उस बात को भी हम लोग साइड में रखते हैं। इंदिरा साहनी में आते हैं, आरक्षण समानता विरोधी नहीं बताई। दूसरा बोली कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उनको आपको नहीं रखना है, पीछे आपको ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा, जो आपका प्रमोशन रहता है उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। शुरुआत की अगर आप चाहो तो 5 साल से 10 साल के लिए रख सकते हो। इसके बाद यदि बात करेंगे तो केवल कुछ असाधारण परिस्थिति को छोड़कर आरक्षित कोटा 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, ये नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए। यही वाला पॉइंट है जो इन सब चीजों का सार बनेगा हमारे उसमें। किसी भी तरीके से आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट भी वही बोल रहा है। आपको वही बात हो रही है कि अगर विशेष परिस्थिति है, कुछ असाधारण परिस्थिति है, आप जिनको देना चाहते हो सच में वो नीडी है, तब आप बढ़ाइए। अगर आपके स्टेट में ऐसा होता है, सपोज तमिलनाडु में था तो वहां पे उन्होंने कर दिया, आरक्षण का आधार इन्होंने जाति बताया है। इसके अलावा कैरी फॉरवर्ड रिक्त पदों के लिए वैध रहेगा, कैरी फॉरवर्ड जो होता है वो वैध रहेगा। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो 2-3 पॉइंट इंदिरा साहनीवाद में काम आएंगे। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, ये भी काम आता है। अब यहीं पे हम लोग थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे इस चीज पे। जब बात आती है आरक्षण की, सरकार एक बात और बोलती है कि हम लोग चाहेंगे केंद्र सरकार से बोलकर इसको 9वीं अनुसूची में डाले। तो कई बार सरकारों को लगता है कि 9वीं अनुसूची में यदि कोई कानून चले गया, 9वीं अनुसूची में अगर कोई प्रावधान चले गया, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है। अगर 9वीं अनुसूची में 1975 के बाद कोई कानून जाता है, अब छत्तीसगढ़ वाला तो 2022 में जाएगा, तो उसकी प्रॉपर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। राज्यपाल के पास समझिएगा प्रॉब्लम क्या आ रही है। ऐसा नहीं कि उनका साइन करने का मन नहीं है या राजनीतिक दबाव है, अगर वो होगा भी तो हम लोग उसको इग्नोर करते, संविधान के हिसाब से समझेंगे। तो राज्यपाल के सामने क्या कंडीशन है, 50% लेकर आना है, अदरवाइज ये केस तो जाएगा हाई कोर्ट में, जाएगा कोई ना कोई केस लगाएगा, फिर वो पेंडिंग हो जाएगा। तो राज्यपाल क्या चाहती हैं, एक तरीके से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अमूल चूल 50% के रोस्टर पे आ जाए और वो जल्दी से सिग्नेचर करे, ताकि जो आपका काम बनता है वो बाकी भर्तियां निकल सके। आते हैं इसी में अब राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में बात करते हैं, राज्यपाल क्या काम कर रहे हैं। तो राज्यपाल के वीटो को अगर समझना है तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। जब भी कोई बिल आता है, राज्यपाल के पास 3-4 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन क्या रहता है राज्यपाल के पास, कि डायरेक्ट विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, इसके साथ अधिनियम बन जाएगा। तो जैसे 76% वाला गया है, तो अगर राज्यपाल चाहती कि उनको लगता कि सब चीज सही है, इसका कानून तुरंत बन जाए, वो तुरंत स्वीकृति प्रदान कर देंगे। जैसे राज्यपाल सिग्नेचर करेंगी वो कानून बन जाएगा, मतलब 76% वाले पे अगर कर दी वो कानून बन जाएगा, वो लागू हो जाएगा। पर फिर बात वही आएगी, जब रिव्यू में जाएगा हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट इसको बोलेगी यार 58% तुम दिखाओ, है ना, 50% दिखाओ, नहीं तो फिर तुम 76, मतलब जो 26% बढ़ा रहे हो तुम, जितने भी लोगों का पढ़ाए हो, वो दिखाओ कि 26% की सच में आवश्यकता है। तो इसके कारण अभी डायरेक्ट स्वीकृति नहीं दे रही है। दूसरा क्या करती है, स्वीकृति को रोक सकती है, ऐसी स्थिति में विधेयक पारित नहीं हो पाएगा, अधिनियम नहीं बनेगा। मतलब वो अपने पास रख लेंगी, जैसे अभी रखी हुई है पेंडिंग में, है ना। वो बोलती है अभी मैं साइन नहीं करूंगी, थोड़ा देर बाद करूंगी, मना नहीं कर रही है, रोक रही हैं। याद रखिएगा, मना नहीं कर पाते, रोक देते हैं, बोलेंगे मैं नहीं इसमें कुछ कर सकती, चलिए देखती है, कल करूंगी, परसों करूंगी, नरसों करूंगी। सेम अभी राज्यपाल यही काम कर रही है। सेकंड वाला पॉइंट क्या कर रही है कि वो बार बार इसको अटका रही है, कल करूंगी, परसों करूंगी, तुम पहले ये कागज लेके दिखाओ, तुम पहले वो कागज ला के दिखाओ, तब मैं सोचूंगी करने को। तो ऐसा करते करते अगर वो लंबा पेंडिंग करते जाती है, आपका बिल तो विधानसभा से पारित हो गया है, बट जब तक पास नहीं होता, सिग्नेचर नहीं होता, तब तक ये एक्ट नहीं बनेगा। तो ये काम कर रही है। थर्ड, राज्यपाल क्या कर सकते हैं, वापस सदन को विचार के लिए भेज दे। अगर वो अपनी राज्यपाल ऐसा कर देती है, अभी तो रोक के रखी है,
अगर राज्यपाल ऐसा कर देती है कि दोबारा तुम इस पे सोचो, विधानसभा को बोलती है दोबारा सोचो, तुम दोबारा इसको पारित करा के लेके आओ। तो अगर वो ऐसा करती है दोबारा पारित कराने की बात, और उसके बाद यदि विधानसभा फिर से 76% पे कर देती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, राज्यपाल को सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भूपेश बघेल जी को राजनीति क्या करनी चाहिए, मतलब अगर करना है तो एक बार हो गया, बोल दे राज्यपाल को एक काम करिए आप इसको वापस लौटा दीजिए, हम लोग दोबारा पारित करवा के लेके आते हैं। फिर वो भले 50% पे लाए या 76 या फिर 90, फिर राज्यपाल को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। और जो फोर्थ है, सबसे खतरनाक ऑप्शन होता है ये, राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इनकी आपकी क्या रहेगी, विवेक की शक्ति, राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ये इस चीज के लिए साइन करने के लिए मैं भी नहीं कर सकती, मैं ऊपर भेज देती हूँ, तो वो राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, आर्टिकल 200। और अगर राष्ट्रपति के पास वो भेज देती हैं कि इस पे साइन राष्ट्रपति करेंगे, फिर वो पूरा पूरा डिपेंड हो जाएगा राष्ट्रपति करना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद राज्यपाल मुक्त, अगर राष्ट्रपति वापस लौटा दिए, फिर केंद्र आपकी राज्य सरकार पारित करके लाती है, तब भी राष्ट्रपति बोलेंगे अब मैं नहीं करता, जा, है ना। तो राष्ट्रपति चाहे तो करे ना करे या पेंडिंग अटका दे। तो इस प्रकार से राज्यपाल अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकती है। सिमिलर अभी मैडम जो है हमारी, वो दूसरे नंबर का प्रयोग कर रही है, अनुसुईया उके जी दूसरे वाला विधेयक को पेंडिंग रख रही है, बोल रही है बाद में करूंगी, बाद में करूंगी। देखते हैं अब ये क्यों पेंडिंग रख रही है, इसको समझते हैं। आज के पेपर में जो मेन 10 पॉइंट आए हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये पूरा हमारा सार रहेगा। आप लोगों को शायद थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, फिर भी इसको समझते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला, विधेयक पारित होने से पहले क्या एसटी एससी के संबंध में मात्रात्मक विवरण संग्रहित किया गया है, क्योंकि राज्यपाल सीधा जान रही हैं और ये सब चीज जानते हैं कि जैसे यदि ये बिल पास भी हो जाएगा, हाई कोर्ट में पक्का केस जाएगा और हाई कोर्ट में ये सारे डाटा मांगे जाएंगे, और अगर सरकार डाटा प्रस्तुत नहीं कर पाई, तो फिर से 76 की जगह 50% पे आ जाएगा। तो इतना दिन जो 2012 वाला केस चला है, सिमिलर ये भी चल जाएगा। तो राज्यपाल पहले बोल रही है, राज्य सरकार से पूछ रही है, क्या तुमने ये विधेयक जब पारित करा है, तो तुमने क्या कोई एसटी और एससी से संबंध में कोई डाटा मतलब निकाल के रखा है, गणना करके रखी है कि जो तुम पेश कर पाओ। दूसरा, 50% से अधिक आरक्षण करने के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों के संबंधित क्या वितरण उपलब्ध कराए हैं या क्या विवरण उपलब्ध कराए हैं। सिमिलर इंदिरा साहनी का जो केस था, उसमें जैसे बोला है आरक्षण आप 50% तक दे दो, कोई इश्यू नहीं है, बट 50 से 1% यदि ऊपर करना है, तो वो केवल असाधारण परिस्थिति या विशेष परिस्थिति में हो सकता है। तो क्या तुमने उससे संबंधित विशेष परिस्थिति के कुछ आंकड़े रखे हैं, जैसे मान के चलिए एसटी का आप आरक्षण बढ़ाते हो, तो क्या तुम इसके लिए आंकड़े प्रस्तुत कर पाओगे कि हाँ सच में ये जरूर विशेष परिस्थितियां थी। अभी देखिएगा कैसे फंसेंगी सरकार। ओके चलिए, 19 सितंबर को जो डिसीजन आया था, उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई, उसके संबंध में कोई डाटा आंकड़ित किए हो। चलो तुम पुराने आंकड़े दिखा दोगे, मान लो 2018 के, 2017 के, तो हाई कोर्ट क्या बोलेगा, हाई कोर्ट बोलेगा मैंने 19 सितंबर 2022 तक की रिपोर्ट देख के रखी है, जिसमें कोई जरूरत नहीं था। तो तुम 19 सितंबर के बाद बताओ, 19 अक्टूबर, 19 नवंबर, अभी तो 19 दिसंबर भी कंप्लीट नहीं हुआ, पिछले 2 से 3 महीने के अंदर ऐसी क्या कारण आ गई कि तुमको 50% से सीधा 76% करना पड़ा। तुमको पिछले 2 ढाई महीने के डाटा पेश करने पड़ेंगे कि सच में ऐसी विशेष परिस्थितियां आ गई हैं। चौथा पॉइंट क्या बोलती है, राज्य सेवाओं में एसटी एससी का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका डाटा प्रस्तुत करिए। आप बताइए कि जो भी सरकार में आपकी वैकेंसी है या जो भी पोस्ट है, उसमें सच में एसटी एससी का जो प्रतिनिधित्व है वो आपका पर्याप्त नहीं है। ओके, मतलब जितनी भी उनकी जनसंख्या उसके अनुपात में नहीं है, तब हम आरक्षण दे पाएंगे। अल्टीमेटली बात वही आ रही है। इसके अलावा एसटी एससी के पिछड़ापन जानने के लिए सरकार ने क्या कमेटी बनाई है, ऐसी कौन सी कमेटी है जिसने सिफारिश की कि एसटी को इतना मिलना चाहिए, एससी को इतना मिलना चाहिए, ओबीसी को इतना मिलना चाहिए, उस कमेटी के बारे में बताइए, वो कमेटी की सिफारिश दिखाइए कि उसने ऐसा कहा है। इसके अलावा क्वांटिफाइड डाटा का जो है आयोग की रिपोर्ट राजभवन को भेजिए, राज्यपाल के पास भेजिए। आरक्षण संशोधन पर विधि और विधायी कार्यवाही का जो कार्य विभाग होता है, इसका अभिमत पेश करिए कि विधि विभाग और विधायी कार्य विभाग ये दोनों इससे सहमत है, ये वाला डाटा पेश करो तब मैं साइन करूंगी, ऐसा बोल रही कि ये विभाग मान नहीं रहे हैं। इसके अलावा विधेयक में ईडब्ल्यूएस का उल्लेख नहीं है, क्या शासन की ईडब्ल्यूएस के लिए संविधान में अनुच्छेद 16(6) के तहत पृथक अधिनियम लाएगा, ये बात करता है। इसके अलावा यह बताए कि राज्य सेवाओं में एसटी एससी वर्ग के लोग क्यों चयनित नहीं हो रहे। अब यहाँ पे ये फंसा दी है मैडम, देखिए अगर ये लोग पेश करते हैं पॉइंट नंबर आपका 3 का
या 4 का या 2 का कि एसटी एससी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 9वां नंबर का पॉइंट बोलती है सरकार आप ये बताओ कि क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने इतनी योजनाएँ चलाई हैं, अलग-अलग जैसे एजुकेशन आप करवाते हो, अलग-अलग योजनाएँ चलती हैं या आप इतना शिक्षण देते हो या इनको, तो अगर तुम ये चीज़ पेश करते हो उसके बाद भी क्यों नहीं है? तब क्यों नहीं है तुम बताइए? तो यहाँ पर सरकार को 2 तरफ से घेर रहे हैं जहाँ पे राजनीति समझ में आएगी। अगर ये पेश करती है कि हाँ, सच में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसका कारण बताइए, ओके? अब अगर कारण बताती है और बोलती है सरकारी योजनाओं का फेलियर है, तो सरकार की एक तरीके से क्या बता देंगे इन लोग कि सरकार जो है ठीक से काम नहीं कर रही है। तो सरकार अभी दोनों तरफ से फँसी है, कौन-सी? कांग्रेस की। अगर ये पेश करती है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों नहीं है? तो इस कारण से नहीं है, तो ये क्या हो गया एक तरीके से सरकार अपनी बुराई कर रही है कि मैंने ठीक से काम नहीं किया। और अगर सरकार बोल देती नहीं हमने अच्छे से काम किया और प्रतिनिधित्व है, तो बोलेगी फिर आरक्षण की ज़रूरत क्या है? तो दोनों तरफ से फँसा है, यहाँ पर मामला समझ के रखिएगा। इसके अलावा एसटी के लिए 32, एससी के लिए 13, ओबीसी के लिए 27 प्रशिक्षण आरक्षण जो है 72% हो रहा है। क्या आरक्षण लागू करने में प्रशासन की दक्षता पर विचार रखा गया है? कि अगर आप 72% सीटें आरक्षित कोटा से भरते हो, तो राज्यपाल ये बोल रही है उसके बाद काम में जो दक्षता रहेगी, काम की एफिशिएंसी रहेगी, क्या उसके बाद भी वो वैसे रह पाएगी? सरकारी काम जैसे आप लोगों को पता है लेट में होता है हर काम, तो क्या सरकार का काम उतना एफिशिएंट हो पाएगा इतना आरक्षण देने से? तो ये कुछ मुद्दे हैं, कुछ टॉपिक है जिन पर सरकार बात करती है। अब हम लोग सीधा आते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट कि क्या हो सकता है हमारे साथ मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं का। तो ये आरक्षण का रोस्टर जो अटकता है, इसके बीच में सीजीपीएससी जिसने एक काम किया है कि क्या वैकेंसी निकाला है, पोस्ट का विवरण नहीं दिया है कि कितना आएगा। उसने ये लिखा है कि जिस भी दिन परीक्षा होगी, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे उस डेट में रोस्टर क्या है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। परीक्षाएँ होंगी, वैकेंसी आएँगी, है ना? और बाकी आप ये मान के चलिए अभी आपका 50% है या 76% है, आप इसको इग्नोर करिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एससी का इतना नहीं बढ़ाएगा या एसटी का इतना नहीं बढ़ाएगा, हमारे वर्ग का नहीं बढ़ाएगा तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे। याद रखिएगा, आप शायद फॉर्म ना भरो चल जाएगा, पर बाकी लोग तो फॉर्म भर रहे हैं। आप पढ़ाई नहीं करोगे चल जाएगा, पर बाकी लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिनको लेना रहता है वो किसी भी तरीके से ले लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएँ जल्दी ही शुरू होंगी, अगला साल चुनावी वर्ष है। ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, जो भी चीज़ें हैं अपना आने वाली हैं वैकेंसी ये मान के चलिएगा, आराम से करिए। अभी आप लोगों को यही मानना है कि 12 फरवरी को आपका पेपर है प्री का, उसके बाद और भी जो पेपर अभी आपके रुके हुए हैं, जो भर्तियाँ रुकी हुई है, उनका भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तब तक आप वेट करिएगा। ये 50% और 76% मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट यदि हम लोग बोलना चाहे 50 के ऊपर अगर 1% भी अगर अभी सरकार करती है, तो सरकार को वो सारे आंकड़े पेश करने पड़ेंगे कि उन्होंने ऐसा बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया? क्यों? क्योंकि सरकार ने 19 सितंबर का जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसके खिलाफ जाकर या उससे ऊपर जाकर ये बढ़ा रही है। तो पिछले ढाई महीने में ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है, जो सरकार को ये काम करना पड़ा, सरकार को बताना पड़ेगा। अगर सरकार बता देती है तो 76% रहेगा, अगर सरकार नहीं बता पाती तो 76% नहीं रहेगा, आपका 50% हो जाएगा। अब इस बीच में यदि आंदोलन की बात होगी कि हमारे में नहीं बढ़ा तो हम आंदोलन करेंगे या इनमें बढ़ गया हमारे में नहीं बढ़ा हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन दोनों तरफ से होने वाला है, सरकार को ये पता है, चाहे ये पास हो या ना हो, तो सरकार उन सब चीज़ों के लिए जो भी करती होगी करेगी। हम लोगों को ध्यान रखना है क्या? हम लोगों को अपनी पढ़ाई प्रॉपर वे में चलनी है, 12 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है ये मान के चलना है। इस स्थिति में अगर बहुत अच्छा रहा और ये बिल पास होता है या नहीं होता, दोनों कंडीशन में चाहे 50% रोस्टर है चाहे 76 वैकेंसीज उसके बाद निकलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी आपकी फरवरी के बाद। तो कई बच्चे जैसे पूछते हैं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आप यही मान के चलिए वैकेंसी आने वाली है। और वैसे भी हर एग्जाम के लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीना अच्छे से रगड़ के पढ़ना पड़ता है, तब निकलता है। तो इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। बाकी इस पे और यदि कोई चीज आती है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको वीडियो में आप लोगों को और समझा सके। आज तक में जो भी चीजें हुई हैं उसको हम लोगों ने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।